हाय एवरीवन। आज मैं करूंगी स्पीड एंड लव के पार्ट 2 को एक्सप्लेन। अगर पार्ट 1 का एक्सप्लेनेशन आपने नहीं देखा है तो जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करना ना भूलें। जाओ जब गैरेज आता है तो हेजांग उसे प्रोवोक करने लगता है, पर वो उससे फाइट नहीं करता और यहाँ से वापस चले जाने को कहता है। दिन काम करते वक्त बार बार अपना फोन चेक करता रहता है, पर जियांगमू की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया होता तो वो परेशान हो जाता है। उसे डर है कि कहीं वो अपनी माँ के साथ वापस तो नहीं चली गई। वही मोमो के माँ बाप अपनी बेटी का वेट करते करते वापस चले जाते हैं और यहाँ वो कमरे में बैठे रो रही होती है। तभी उसे चुप कराने शिन आती है। जियांगमू उससे जाओ के बारे में पूछती है। वो उसे जाओ के गैरेज का एड्रेस दे देती है। जब वो वहाँ उसे देखता है तो पूछता है वापस क्यों नहीं गई। वो बोलती है कि उसे उससे कुछ कहना था और ठीक 12 बजे उसे हैप्पी बर्थडे विश करती है। फिर हम पास्ट में देखते हैं, जब जियांगमू की बर्थडे पे जाओ के जन्मदिन के बारे में पूछा जाता है तो वो बोलता है कि उसे नहीं पता। सो मोमो के डैडी जाओ के बर्थडे भी जियांगमू के जन्मदिन पे मनाने लगे। सो अभी जाओ भी उसे बर्थडे विश करता है। वो उसे केक दिलाने के लिए शॉप ले जा रहा होता है। तभी वो उससे पूछती है क्या तुम ठीक थे? जब शीन पैदा हुई तब अकेलापन तो महसूस नहीं होता था ना? वो कहता है उसे इसकी आदत है। वो दिन बेकरी शॉप से स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाली केक लेता है। घर आकर वो उसके लिए कैंडल जलाता है और विश मांगने को कहता है। वो मांगती है कि जाओ का रियल बर्थडे उन्हें जल्द से जल्द पता चल जाए। दूसरा विश वो मन में मांगती है और वो ये कि दोनों ऐसे ही हमेशा साथ रहे हर जन्मदिन पे। वो दोनों दिन केक शेयर करते हैं, फिर ड्रिंक करते हैं। हालांकि जियांगमू को जल्द ही चढ़ जाती है, लेकिन आज उसका बर्थडे है तो जाओ उसे जितनी मर्जी उतनी पीने की छूट देता है। वो दिन उसे बोलती है कि उसे उसकी माँ की फिक्र है। उसे लग रहा है कि शायद अंकल क्रिस उसकी माँ को धोखा दे दे, पर वो कहता है कि तुम्हारी माँ चियांग से सेपरेट होने के बाद बहुत दिन तक सेटल नहीं हुई। इस बार अगर उन्होंने किसी को मौका दिया है तो तुम्हें भी उनके फैसले पे ट्रस्ट करना चाहिए। जियांगमू उसे बोलती है तुम हमेशा मॉम डैड को उनके नाम से पुकारते हो। मुझे लगता है शायद तुम्हें पता है कि तुम उनके बायोलॉजिकल बेटे नहीं हो। वो बोलता है हाँ, मुझे तुम्हारे पैदाइश से पहले ही पता चल गया था। फिर वो बताती है कि उसकी माँ उनके पुराने घर को बेच रही है और वो उससे प्यार ही नहीं करती। उसे पूरी चढ़ गई होती है तो जाओ उसे घर ले जाने की बात करता है, पर वो नहीं जाना चाहती। उसे यहीं पे उसके साथ रहना है, इसलिए बहाने भी करती है। कभी कहती है कि उसके पास चाबी नहीं है, कभी बोलती है कि उसे सोने से पहले नहाना होता है पर हीटर तो खराब है। सो जाओ उसे सिर्फ आज की रात यहाँ रुकने को दे देता है। तभी जियांगमू का पीरियड क्रैम्प स्टार्ट हो जाता है और वो दर्द में आवाज निकालने लगती है। ये देखकर जाओ पूछता है क्या हुआ, पेट में दर्द हो रहा है? वो कहती है नहीं, उसको पीरियड आया है। सो वो जल्दी से स्टोर से उसके लिए कुछ जरूरी चीजें लेकर आता है। जियांगमू शावर लेकर जाओ का टी शर्ट पहन लेती है। ये देखकर जाओ नजरें चुराने लगता है। सो वो जल्दी से बेड में चली जाती है। वो बोलता है कि वो सनलाई के घर पे जा रहा है सोने के लिए, लेकिन तभी जियांगमू के क्रैम्प्स और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। जाओ ऑनलाइन इसका रेमेडी सर्च करता है और इंस्ट्रक्ट करता है कि हाथ वार्म करके गुआन हुआन एक्यू पॉइंट पे रखे आराम मिलेगा, पर उसे वो स्पॉट नहीं मिलता। सो वो उसका हाथ पकड़कर बताने की कोशिश करता है, पर उसका हैंड इतना वार्म था कि वो उसे पकड़कर अपने एक्यू पॉइंट पे रखती है और बहुत ही आराम मिलता है उसे। फिर एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। चियांग ने जाओ को घर तब लाया जब उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, पर वो उसे रखने के खिलाफ थी क्योंकि ये चियांग के भाई जैसे दोस्त चार्ल्स का बेटा है जो रेस ट्रैक पे मारे गए थे। जियांगमू के 2 साल होने के बाद भी जब वो कुछ बोलती नहीं थी तो इसका इल्जाम भी उन्होंने जाओ पे लगाया, यहाँ तक कि उसे भेजने की तैयारी भी कर ली। लेकिन तभी जियांगमू ने सबसे पहला शब्द भाई कहा। अगली सुबह जाओ के एम्प्लॉय आते हैं और वो सबको अंदर जाने से मना कर देता है। कुछ देर बाद मैकेनिक सियांग और गोंगजी एक कार को सही करने में स्ट्रगल कर रहे होते हैं। जियांग जो अभी अभी जागी होती है उसे अच्छे से जांच करती है और प्रॉब्लम का पता लगने पे उसे सॉल्व भी कर देती है। दोनों तो हैरान हो जाते हैं और जियांगमू को ऐसे शॉर्ट कपड़ों में देखने लगते हैं तो जाओ बीच में आकर उसे छुपा देता है और जियांगमू से लंबे पैंट्स पहनकर बाहर आने को बोलता है। वो दिन उसके लिए नाश्ता बनाने लगता है और जियांगमू चेंज करके आती है और उसे अपने यहाँ कुछ और दिन रुकने के लिए मनाती है, पर वो ना कर रहा होता है। वो बोलती है कि उसे पिछली रात ठीक से नींद नहीं आई तो प्लीज 2 दिन और रहने दे। ये सुनकर यांग और गोंग सोचते हैं कि आखिर लड़की को नींद क्यों नहीं आई, क्या चल रहा था रात भर। दूसरी तरफ लिनसू, जिसने रिसेंटली माउंटेन टॉप पे एक अनजान ब्लैक कार को देखा, उसकी पावरफुल स्पीड और ड्रिफ्टिंग से प्रभावित होकर अपने आदमियों को ड्राइवर के बारे में पता करने को दिया था। वो अभी बताते हैं कि कैमरास में इमेज क्लियर नहीं है, बस ड्राइवर की साइड प्रोफाइल और कैब दिखी। उन्होंने मॉडिफाइड कार्स गैदरिंग में भी पता लगाया पर कुछ हाथ नहीं आया। लिनसाओ कहता है ऐसी 1000+ हाउस पावर
और 2000 पाउंड फीट टॉर्क वाली कार बहुत रेयर होता है। साउथ ईस्ट एशिया में ऐसे इंजन बनाने वालों की तादाद बहुत कम है, तो जैसे भी हो उस ड्राइवर को उसके लिए ढूंढ कर लाए। अगले दिन हेजांग साओ के गैरेज में आता है। जब वो वहाँ पे नहीं होता, जियांगमू सनलाई से पूछती है, इसे मैंने फाइटिंग क्लब में देखा था, ये कौन है और यहाँ करने क्या आया है। वो बताता है कि ये लोग वान की ऑटो शॉप में काम करते हैं, जहाँ पे जाओ भी करता था, लेकिन फिर उसने अपना ऑटो शॉप खोल लिया और तब से ये लोग उसे इसी तरह से हैरेस करने आते हैं। सनलाई उन्हें संभालने की कोशिश करता है, लेकिन हेजांग के आदमियों का बुरा भला बोलना बंद नहीं होता, सो वो भी उन्हें सुना देता है। इसलिए वो गुस्से में आकर वहाँ की कार्स को डैमेज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जियांगमू से रोकती है। वो पूछता है क्यों, ये तुम्हारे रिश्तेदार का गैरेज है। वो बोलती है हाँ सही कहा, जिस पे वो हंसने लगता है। सो वो भी उसे 1-2 पंच और किक मार देती है। हेजांग गुस्से में जियांगमू के आगे बढ़ने लगता है, पर बीच में सनलाई आ जाता है। वो भी जल्दी से लाइव स्ट्रीमिंग ऑन कर देती है और हेजांग को यहाँ से निकल जाने को बोलती है, पर उसका दिमाग और भी ज्यादा गर्म हो जाता है और उसके साथ वायलेंट होने की कोशिश करता है। तभी जाओ आकर उसे बहुत मारता है और वहाँ पे बाकी लड़के भी फाइट करते हैं। ये देख रही जियांगमू सबको बोलती है कि उसने पुलिस को कॉल लगा दिया। सो वो लोग रुक जाते हैं और हेजांग अपने आदमियों के साथ यहाँ से चला जाता है। जाओ बाकियों के साथ बिखरे सामानों को समेटने लगता है। तब जियांगमू सनलाई को साइड ले जाकर पूछती है कि आखिर उन लोगों ने इस सिचुएशन में पुलिस को बुलाया क्यों नहीं, अगर ये दोबारा आए तो। वो बोलता है पुलिस आकर भी ज्यादा कुछ नहीं करती जब तक के बात जिंदगी और मौत की ना आ जाए, और वैसे भी जाओ तो 10 लोगों को यूं पटक सकता है। इसे तुमने शकुन हाई स्कूल के टाइम नहीं देखा, ये तोची के नाम से बहुत मशहूर था, बस ये उस पर डिपेंड करता है कि ये फाइट करना चाहता है या नहीं। और वैसे तो ये वान के आदमियों के साथ लड़ता झगड़ता नहीं है, बातों से ही संभाल लेता है। आज उसने फाइट सिर्फ तुम्हारी वजह से की होगी। वो पूछती है आखिर ये लोग जाओ को परेशान ही क्यों करते हैं। उसने बताया कि जाओ वान की ऑटो शॉप में सीनियर मैकेनिक था। कुछ रीजन से जब उसने काम छोड़ा तब बाकी के मैकेनिक्स और जूनियर्स भी छोड़कर चले गए, और तो और कई क्लाइंट्स जाओ के गैरेज के बारे में जानने के बाद यहाँ पे आने लगे। वानजी गैरेज का बिजनेस जाओ की वजह से बहुत चला करता, पर उसके जाने के बाद से सब ठप पड़ गया। जियांगमू से जाओ के बारे में पूछती है कि क्या ये फाइटिंग के अलावा स्ट्रीट रेसिंग में भी इन्वॉल्व है। सनलाई तो अपना मुंह सिल लेता है और कुछ बताता नहीं है, पर जियांगमू इसकी जड़ तक पहुंचना चाहती है और रास्ता बस शकुन हाई स्कूल दिखता है। थोड़ी देर बाद वो सबकी एक भारी शेल्फ उठाने में हेल्प करती है, पर जाओ से बोलता है रहने देने के लिए। वो कहती है मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो। सो वो बाकियों को शेल्फ छोड़ने को बोलता है और जियांगमू से कहता है उठाकर दिखाओ, पर उससे तो वो 1 इंच भी नहीं हिलता। तो जाओ उसे गिरे हुए स्क्रू समेटने का काम देता है। जब वो ये कर रही होती है तो उसके लंबे बाल लहरा रहे होते हैं और वो उसे गौर से देखने लगता है। फिर जियांगमू भी जाओ को भारी टायर्स उठाते हुए देखने लगती है और उसकी स्ट्रेंथ पावर से इम्प्रेस होती जाती है। वहीं लिनसू के आदमी उसे एक गाड़ी के बारे में इन्फॉर्म करते हैं जिसकी इंजन ठीक वैसे ही है जिसका जिक्र उसने किया था। सो वो वहाँ जाता है जो एक्चुअली में सनलाई का पेट शॉप होता है, क्योंकि ये गाड़ी उसी की है। वो सोचता है कि ये कस्टमर है, पर जब वो रेसिंग कार्स और माउंटेन टॉप की बात करता है तो सनलाई कहता है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कह रहा है। कोई सॉलिड प्रूफ है क्या उसके पास? अगर नहीं है तो यहाँ से जा सकता है। लिन बोलता है ये तुम्हारा ट्रक जो पेट्स को ट्रांसपोर्ट करता है, इसमें 1000 हॉर्स पावर, 2000 टॉर्क और वैंकेल इंजन है। इसकी वजह से ये ट्रक रेसिंग ट्रैक पे सुपर कार से भी ज्यादा फास्ट चल सकता है। एक्चुअली में सनलाई के इंजन को जाओ ने ही मॉडिफाई किया था। सो सनलाई कहता है कि हाँ ये कार मेरी है, जिस पे लिन सवाल करने लगता है लाइक वो पिछले सैटरडे कहाँ पे था। जाओ को बचाने के लिए वो कहता है कि वो चाइना टाउन का रेसिंग लेजेंड है। वो पूछता है श्योर तो उस रात वो तुम ही थे? वो बोलता है कि सवाल करने के लिए मेंबरशिप कार्ड खरीदनी होगी। गोल्ड कार्ड 1 सवाल के लिए और प्लैटिनम कार्ड 3। लिनसू प्लैटिनम परचेज करता है, पर सनलाई कहता है कि उसने अपने 3 मौके गवा दिए। वो दिन उसे सुप्रीम वीआईपी कार्ड दिखाकर बताता है कि इसे लेने के बाद वो उससे जितनी मर्जी सवाल कर सकता है। फिर वो लिनसू से उसका कार्ड लेकर जाओ को दिखाते हुए सब बता देता है और कैसे उसने इसी का फायदा उठाकर उसे लूटा, और ये भी कि उसने उसे अगले सैटरडे मिलने बुलाया। जाओ भाप लेता है कि वो सनलाई को रेस ट्रैक पे उतरवाएगा। ये सुनकर वो टेंशन में आ जाता है। सो जाओ उसकी प्रैक्टिस में हेल्प करने का वादा करता है। अपने गैरेज में रखे मॉडिफाइड कार्स दिखाता है और बताता है कि इस तरह की कार्स जनरली जापानीज और जर्मनी स्टाइल्स में डिवाइड होते हैं। जापानीज स्टाइल एक मैडमैन जैसा होता है, बिल्कुल लिमिटलेस और एक्सट्रीम, और ये लाइट वेट होता है।
वहीं जर्मनी स्टाइल एक्सीलेंट स्टूडेंट जैसा जो रूल्स को फॉलो करता है, ये होता है हेवी रिजिड टाइप का। फिर वो एक व्हाइट कार दिखाता है जिसमें वो उसे प्रैक्टिस करवाएगा। वो उसे अपनी ब्लैक कैप भी देता है पहनने के लिए जिसमें चांद बना हुआ होता है। फिर वो उसे एक खाली जगह ले आता है और गाड़ी स्पीड में कैसे भगाना है, ड्रिफ्ट कैसे लेना है, सब बताता है। वहीं वान चिंग नाना के पास आई होती है जो फॉर्च्यून टेलर है। वो उससे अपने और जिसे वो अभी पसंद करती है उसके बारे में पूछती है कि क्या वो उसकी ट्रू लव है या नहीं। नाना की रीडिंग में मून आता है। चिंग कहती है, क्या इसका मतलब फुल मून की रात उसके साथ सोने से हम हमेशा साथ रहेंगे। उसके आदमी लोग हंसने लगते हैं और एक बुक कैरेक्टर के बारे में बताते हैं जिसके साथ बीवियां हुआ करती। वो उन्हें मारते हुए बोलती है, मैं इस तरह के शख्स को नहीं ढूंढ रही कमबख्तो। तभी नाना को जियांगमू का मैसेज आता है और वो इसी मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाती है। वो जियांगमू को शकुन हाई ले आती है। वहाँ वो ऑनर बोर्ड में जाओ की तस्वीर देखती है इस स्पोर्ट के कपड़ों में। इसी तरह से उसने उसे इमेजिन किया था। नाना उसे जाओ की तस्वीर ऐसे गौर से देखता हुआ पाती है और पूछती है, क्या ये वही लड़का है जिसे तुम तलाश करने आई थी। वो कहती है हाँ, जिसपे वो उन दोनों के नाम में कनेक्शन बताती है कि जाओ का मतलब होता है सन और मू का मतलब मून। जियांगमू ठान लेती है कि उसे अब इसी स्कूल में पढ़ना है। फिर वो गैरेज वापस आती है और जाओ को सिगरेट पीते हुए देखती है तो वो उसे ऐसे स्मोक करने से मना करती है। उसके ना मानने पे उसके लाइटर को किक मारकर फेंक देती है और बोलती है कि उसने टाइकुंडो सीखा है जो उसे सबक सिखाने के लिए काफी है। वैसे तो वो औरतों पे हाथ नहीं उठा सकता। वो कहता है, मुझे इतना अच्छा इंसान मत समझो। वो उसे बोलती है, जिनसाओ ऐसे गुस्सा क्यों कर रहे हो। वो बोलता है, तुम मुझे मेरे नाम से पुकार रही हो। वो कहती है, हाँ, अब से मैं तुम्हें भाई नहीं जिनसाओ कहूंगी। तभी सनलाई आता है जाओ को अपने साथ प्रैक्टिस के लिए ले चलने को। वो बोलती है कि उसे भी जाना है। सो वो कुछ गर्म कपड़े लेने अंदर जाती है और वहाँ जाओ का उसके लिए लाए सामानों में कॉन्डम की पैकेट देखती है जो एक्चुअली में शॉपकीपर ने गलती से डाल दी थी। ये देखने के बाद से वो उसे इग्नोर करने लग जाती है और अकेले ही कार में जाकर बैठ जाती है क्योंकि सनलाई वॉशरूम गया हुआ था। वो जब आता है तो जाओ उससे पूछता है, इस एज में लड़कियों को कुछ हो जाता है क्या। अभी तो ये मेरे आगे पीछे घूम रही थी और अब दूर भाग रही है। वो बोलता है, यार तुमने ही उसे बुली किया होगा। हमेशा तो सीरियस वाला मुंह लेकर घुमा करते हो पर ज्यादा दिमाग मत चलाओ। वैसे भी कभी गेस नहीं कर पाओगे ये औरतें आखिर सोचती क्या है। वो बोलता है कि वो आज किसी से मिलने जा रहा है तो उसके साथ नहीं आ पाएगा। सो जियांगमू को जिनचांग के घर छोड़ दे। वहीं जब सानलाई कार चला रहा होता है तब जियांगमू सोचती है, आखिर उसने ड्यूरेक्स उसके लिए क्यों लाया, या फिर ये वो किसी और के साथ यूज करेगा। मे बी उसकी गर्लफ्रेंड हो। अगर ऐसा है तो उसको वहाँ रहना ऑकवर्ड हो सकता है। तभी सनलाई उसे अपना स्कूल दिखाता है और बताता है कि कैसे वो हमेशा लड़कियों से घिरा हुआ होता। पर जाओ तो पूरे कैंपस में हैंडसम था, टॉल भी वैसे ही। यहाँ तक कि स्कूल के क्लीनिंग में उसे हमेशा खिड़की साफ करने को दी जाती। लड़कियां उसे सफाई करते हुए देखती क्योंकि जब उसके यूनिफॉर्म ऊपर उठ जाते तो उसका वेस्ट दिखता था। जियांगमू को याद आता है कि जब जाओ हीटर ठीक कर रहा था तब वो भी उसकी वेस्ट को ऐसे ही घूर रही थी। फिर सनलाई बोलता है कि जाओ ने कहा है कि उसे चियांग के घर छोड़ देने, जिसपे वो पूछती है कि जाओ की कोई गर्लफ्रेंड है। वो उसे इतना ही बताता है कि इसका जवाब उसे जाओ के कीचेन से मिलेगा जो उसने कुछ साल पहले नाइट मार्केट से खरीदी थी। वहीं जाओ उसी शख्स से मिलने आया होता है जिसने उसे हिजांग से मैच करने को कहा था। वो किसी रेस के बारे में बात कर रहे होते हैं। जाओ कहता है, इसमें आउटसाइडर का टॉप रैंक लाना मुश्किल है और 6 महीनों में टॉप 10 पे आना नियरली इम्पॉसिबल। वो आदमी कहते हैं, क्या तुम गिव अप कर रहे हो। वो बोलता है उसने अपना पूरा 100% दिया पर मॉडिफिकेशन की अभी भी जरूरत है, लेकिन वक्त बहुत कम है। फिर भी वो दोबारा ट्राई करेगा और पूछता है वो और उसके आदमी चाइना कब लौट रहे हैं। वो कहते हैं, हम यहीं रहेंगे तुम्हारी तरफ से खुशखबरी सुनने के लिए।